तो कल हम लोगों ने लास्ट चीज जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ी थी, राइट? और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे एक क्वेश्चन किया था हमने, क्या देखा था कि फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे जो एरिया होता है वो हमारे इंपल्स रिप्रेजेंट करता है, अगर केवल एक डायमेंशन में ही चल रहा है पार्टिकल, किसी एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही चल रहा है, ठीक है? अब उसी आइडिया को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इंपल्स डिफाइन कैसे किया था बाय द वे? इंटीग्रल एफ डी टी, राइट? फोर्स का टाइम इंटीग्रल। तो इसी आइडिया पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पे। क्या क्वेश्चन है? द फोर्स ऑन अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन इज F इक्वल टू A माइनस BT। मतलब गन से जब तुमने फायर किया तो ऑब्वियसली गैसेस एक्सपैंड करनी है, एक्सपैंड करेंगे तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा गैसेस का, तो बुलेट के ऊपर फोर्स जो हमारा टाइम के साथ कम होते जाएगा, तो इस तरह से हमारा फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है? T इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम फोर्स रिड्यूसेस टू 0 जस्ट व्हेन द बुलेट लीव्स द बैरल। तो बैरल से जैसे निकल गई तब फोर्स 0 हो गया, यानी T से मिल जाएगा तुम्हें, T इक्वल टू B बाय A पे हमारा फोर्स 0 हो जाएगा, यानी उस टाइम पे बैरल से निकल गई, राइट? क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल इंपल्स ऑन द बुलेट? तो क्या करोगे, 0 से T इक्वल टू 0 से लेके एग्जिटिंग टाइम तक इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास इंपल्स आ जाएगा, ठीक है? वो निकालना। और क्या पूछा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ द मास इज n? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल इंपल्स इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, इससे तुम्हें फाइनल मोमेंटम मिल जाएगा और मास से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, है ना? तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो। ए और बी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, सो जस्ट कंप्लीट इट वेरी क्विकली देन वी मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो सिंपल ही है। इसमें क्या करोगे, हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, जिस टाइम पे हमारी ये 0 हो जा रही है, यानी फोर्स 0 हो जा रहा है, तो A माइनस बी टी इक्वल टू 0 पुट कर दे तो टाइम आ गया A बाई बी। इतने टाइम तक मेरी इंपल्स लग रही है, उसके बाद इंपल्स लगना बंद हो गई। अब क्या करेंगे, T जो मेरा टाइम ऑफ एग्जिट है, तो 0 से लेकर टाइम ऑफ एग्जिट तक इस फोर्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रल एफ डी टी हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो ए स्क्वायर बाय 2 की आएगा, ठीक है? तो ये मेरी इंपल्स है, और इंपल्स टू चेंज इन मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो ये फाइनल एम बी के बराबर हो गया, राइट? तो बस इसी से v की वैल्यू क्या आ गई, A स्क्वायर बाय 2 mv, तो ये मेरी एग्जैक्ट वेलोसिटी आ गई, ठीक है? समझ में आया सभी को? क्लियर है? इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की कंप्लीट स्टेटमेंट जानना जरूरी है। कई बार बस एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट बोल के छोड़ देते हैं, बट दैट्स नॉट कंप्लीट स्टेटमेंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ की पूरी स्टेटमेंट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, इसको अगर एक्शन बोल दें, ए ने बी पे जो फोर्स लगाया इसको एक्शन बोल दें, तो बी जो है उतना ही फोर्स ए पे लगाएगा, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं। द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है? क्या लिखा? देन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, जिसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं। तो दीस टू फोर्सेज हैव सेम मैग्नीट्यूड्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन। एक तो ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। फिर these two forces act on different objects, ये सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट करते, ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, ठीक है? एंड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, इनकी लाइन सेम होगी। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो मैंने दीवार को यहाँ पे पुश किया, लेटर से फिंगर से मैंने कहीं पे, या समझो इस पेंसिल से मैंने इसको यहाँ पे पुश किया, तो एग्जैक्टली जहां पे मैं पुश कर रहा हूँ फिंगर को, तो फिंगर भी मेरा इसी जगह पे पुश कर रही होगी, इसी लाइन के लॉन्ग पुश कर रही होगी। ये या फिर समझो तुमने दीवार को धक्का दिया हाथ से, तो दीवार तुम्हारे पैर पे धक्का नहीं लगाएगी, दीवार भी तुम्हारे हाथ पे ही धक्का लगाएगी। मतलब इवन तो अगर तुम खाली बोल दो इक्वल एंड अपोजिट एंड ऑन डिफरेंट बॉडीज, वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने दीवार को ऊपर से धक्का लगाया, हाथ से धक्का दिया, दीवार ने मेरे पैर पे धक्का दे दी, तो भी इक्वल एंड अपोजिट हो गया, डिफरेंट बॉडीज भी हो गया। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जहां पे मैंने धक्का दिया वहीं पे इसका रिएक्शन भी होगा प्रेजेंट, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? तो ये मतलब है कि सेम लाइन, नॉट इवन पैरेलल लाइंस। एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट इवन ऑन पैरेलल लाइंस, दे आर ऑन द एक्शन रिएक्शन, दोनों सेम लाइन में ही कंटेन होते हैं। समझ गए? ठीक है, ओके। तो ठीक है, और जितने भी रियल फोर्सेज हैं, इसका मतलब क्या, शॉर्ट में हर रियल फोर्स का कोई ना कोई पेयर होता है। नॉर्मल रिएक्शन का भी पेयर होगा, फ्रिक्शन का भी पेयर होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी पेयर होगा। हाँ, स्यूडो फोर्स तो नाम का कोई फोर्स होता नहीं है, स्यूडो फोर्स तो बस एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, तो उनका रिएक्शन भी नहीं होता, ठीक है? लेकिन जितने भी रियल फोर्सेज हैं उन सबका रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है? समझ गए? अच्छा, और उसके बाद क्या लिखा मैंने, जस्ट बिकॉज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट डज नॉट नेसेसरली मेक देम एक्शन एंड रिएक्शन। एक पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि एक ब्लॉक रखा है टेबल के ऊपर, ठीक है? तो ये ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे एमजी लग रहा है, तो क्या ये एक्शन एंड रिएक्शन है? एन एमजी के बराबर होगा, बट दीज आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। क्यों? सेम बॉडी पे तो लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी इसी बॉडी पे लग रहा है, एमजी भी इसी बॉडी पे लग रहा है। जस्ट बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। इनफैक्ट ये वाले जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका रिएक्शन टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इसके ऊपर जो एमजी लग रहा है, तो वो अर्थ के ऊपर एक एमजी लग रहा होगा इसी लाइन के लिए। समझ में आई बात की नहीं? तो ये जब भी पता करना है रिएक्शन कहाँ पे है, तो ये सोचो कि किसने एक्शन किया, जिसने एक्शन किया उसी पे रिएक्शन होगा। एमजी किसने एक्शन किया? अर्थ का एक्शन है वो, तो इसलिए उसका रिएक्शन अर्थ पे लगेगा। समझ में आई बात नहीं? नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन। सो आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है? अभी ये एग्जांपल जैसे यहाँ पे यही सब चीज दिखा रखी है, देखो क्या दिया है, ये
एप्पल है, ठीक है। तो ये वही चीज दिखा रखी है यहाँ पे, ये mg लग रहा है और ये टेबल से लग रहा है, वही n और mg दिखा रखा है। टू फोर्सेस ऑन द एप्पल कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन पेयर बिकॉज दे एक्ट ऑन सेम चीज, ठीक है। ये वही बात जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, एप्पल ने अर्थ ने एप्पल के ऊपर नीचे फोर्स लगाया, तो एप्पल ने अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली सेम लाइन के लॉन्ग ऊपर फोर्स लगाया, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दिया देखो, तो टेबल ने एप्पल को नॉर्मल रिएक्शन दिया, एप्पल ने टेबल को नॉर्मल रिएक्शन दिया, तो ये मेरा एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। हाँ। अगर मैं मान लो टेबल को हटा दूं तो फिर क्या होगा, अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करने लग जाएगा, तो एप्पल नीचे एक्सेलरेट करेगा तो अर्थ भी ऊपर एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। वो बात अलग है कि अर्थ का एक्सेलरेशन हमें नजर नहीं आता, क्योंकि अर्थ का मास 10⁻27 kg का ऑर्डर का, तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता। बट यस इंडीड, अगर तुम जंप करते हो तो अर्थ अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू करती है, जिस तरफ तुम मूव करते हो, ठीक है। समझ में आई बात करनी, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा यहाँ पे, their normal reaction on apple and its weight are equal and opposite, however they are not action reaction because they are acting on the same body. आई होप ये समझ में आ गई बात, थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। सारे रियल फोर्सेस का रिएक्शन जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए तो ये सारी बात सही है, ऑल्दो जो फंडामेंटल लॉ है वो हमारा एक्शन रिएक्शन लॉ नहीं है, फंडामेंटल लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट टर्न्स आउट कि अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करोगे और मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करोगे, तो जब स्पेस में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होते हैं, उसमें तुम्हारा ये न्यूटन थर्ड लॉ सीमिंगली वायलेट हो जाता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब भी होता है तो फील्ड के अंदर एक मोमेंटम भी होता है, ठीक है। फील्ड भी मोमेंटम कैरी करता है, यानी जैसे तुम्हें तो दिख रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स आपस में पास पास में आ रहे हैं, तो नॉट ओनली दिस चार्ज पार्टिकल्स हैव द मोमेंटम, फील्ड के अंदर भी मोमेंटम होता है, फील्ड के अंदर मोमेंटम भी होता है, फील्ड के अंदर एनर्जी भी होती है। तो खाली तुम दोनों चार्ज पार्टिकल्स के अंदर अगर कंजर्वेशन मोमेंटम लॉ लगाओगे तो फेल हो जाएगा एक्चुअली इन प्रैक्टिस। वो बात अलग है, जेई के लिए हम लगा देंगे स्मॉल वेलोसिटी ज्यूम करके, बट इन प्रैक्टिस, यानी अगर थियोरेटिकली बात करें तो फील्ड का मोमेंटम भी हमको कंसिडर करना चाहिए। तो इसलिए स्पेशली मैग्नेटिक फोर्सेस के साथ जब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स, तो वहां पे दिखाऊंगा कि ये वायलेट हो जाता है, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज नॉट सेम एज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिक फोर्स पे, ठीक है। स्पेशली जब स्पेस में टाइम वेरिंग फील्ड होंगे, अगर तुम लोगों ने मैग्नेटिक्स पढ़ा है तो मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल, समझ पाओगे, नहीं तो कोई टेंशन मत लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मान लो एक चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा है v वेलोसिटी से, q1 चार्ज है इधर v वेलोसिटी से भाग रहा है, q2 चार्ज y एक्सिस पे इधर तुम्हारा कुछ u वेलोसिटी से भाग रहा है। अब इन दोनों का अगर तुमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है तो तुम देख सकते हो इन दोनों के फोर्सेस जो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होते, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, या फिर फॉर दैट मैटर एक पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ दो, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल को ऐसे भगा दो, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, इसको ऐसे भगा दो, तो अभी तुम देखोगे ये पार्टिकल रेस्ट पे है ना, तो इसके ऊपर तो कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं, इज इट नॉट। अच्छा नहीं, ये दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, छोड़ दो। मतलब दोनों दो पार्टिकल्स अगर लोगे, एक को इधर भगा दोगे, एक को उधर भगा दोगे, तो इनके फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं है मैग्नेटिक फोर्स। तो है क्या, तुमको लग सकता है कि यार एक्शन रिएक्शन लॉ फेल हो गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी फेल हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। फील्ड का भी मोमेंटम अगर अकाउंट में ले लेते हो तो फिर हमारा मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स प्लस मोमेंटम ऑफ फील्ड मिला के टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होल्ड कर लेता है, ठीक है। अब फील्ड में मोमेंटम कैसे होता है पता नहीं, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है कि नहीं, तुम्हें पता है कि फोटोन के अंदर एनर्जी होती है, एच न्यू पढ़ा है, फोटोन में एच न्यू एनर्जी होती है ना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है कहीं पे तो एनर्जी है ही है, फोटोन के अंदर एनर्जी है तो मोमेंटम भी होता है। ई इक्वल टू, ये भी पढ़ा होगा कि एच बाई लैम्डा इसका मोमेंटम होता है, पढ़ा है कि नहीं, केमिस्ट्री में शायद पढ़ चुके होगे। फोटोन के लिए भी होल्ड करता है एच बाई लैम्डा, तो फोटोन के अंदर मोमेंटम भी है, ठीक है। बाकी ईएम वेव्स के चैप्टर में मैं ये सब चीजें और थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, रेडिएशन में प्रेशर वेशर जो होता है, ठीक है। बट थर्ड लॉ जो होता है हम लोग का, वैसे ये सारी कहानी मैग्नेटिक्स का चैप्टर जब तक नहीं आता तब तक भूल सकते हो, तब तक हम सब ये मानेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन और इक्वल एंड अपोजिट, और दे आर आल्सो लाइक इंस्टेंटेनियस जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी बहुत फास्ट है, ठीक है। तो वो सब भी अकाउंट में लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कि पार्टिकल से फील्ड क्रिएट होता है फिर फील्ड फोर्स लगाता है, वो सब इंस्टेंटेनियस मान सकते हैं अभी के लिए। इसके बाद जो अगला आइडिया वो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कि नाम से समझ में आता है कि बॉडी को पहले तो फ्री कर दो, यानी कोई भी बॉडी है, फ्री करने का मतलब क्या है, कोई भी बॉडी है तो वो उसके टच में कोई धागे वागे लगे होंगे या कोई सरफेस कांटेक्ट हो रहा होगा, तो जितने भी धागे वागे सबको हटा दो, सरफेसेस को सबको हटा दो, और
हर धागे का फोर्स दिखा दो और हर सरफेस का फोर्स दिखा दो, ठीक है। और उसके अलावा जितने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे फोर्सेस दिखा दो। सारे फोर्सेस दिखा देते तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी लिखना चाहिए था, मैंने बॉडी वर्ड मिस कर दिया, समझ गए। फ्री बॉडी है ये, ठीक है। स्मॉल बॉडी है, फ्री बॉडी डायग्राम, okay. For drawing the free body diagram, all the ropes and surfaces touching a body are removed and replaced by forces offered by them. Forces से replace कर देंगे. In addition, remember to show the non-contact forces, ठीक है। Apart from forces, if couples are acting on the bodies, they must also be shown in the FBD. However, for this chapter, we will be confined to forces only. मतलब couples क्या होते हैं? तो जैसे समझो, जैसे ये मैंने अभी पेंसिल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये पेंसिल को मैंने पकड़ा हुआ है, तो अभी यहाँ पे तुमको देखने से लग सकता है कि यार यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और यहाँ से एक एमजी लग रहा है, बट दीज आर नॉट द ओनली टू थिंग्स एक्टिंग ऑन इट। एक्चुअली अगर ध्यान से सोचो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सोच के देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करूं तो क्या हो रहा है, ये पेंसिल का लेफ्ट हैंड जो है मेरे इस लेफ्ट फिंगर को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और मेरा थंब जो है पेंसिल को, सॉरी, लेफ्ट फिंगर पेंसिल को नीचे पुश कर रही है, और ये वाला जो थंब है ये इसको ऊपर पुश कर रहा है। समझ में आई बात के लिए? जिसकी वजह से एक रोटेशनल इफेक्ट है, जिस रोटेशनल इफेक्ट को ये बैलेंस कर पा रहा है। समझ में आई बात के लिए? तो यहाँ पे इट्स फॉर्मिंग नॉट ओनली क्या कहते हैं, नॉट अब ऊपर वाली फिंगर और नीचे वाली फिंगर से जो फोर्स लग रहा है उसका डिफरेंस तो इसके एमजी को बैलेंस कर ही रहा होगा अगर ये पेंसिल रुकी है। लेकिन खाली एमजी को बैलेंस करके काम नहीं चलेगा, एक टॉर्क चाहिए। एमजी का एक टॉर्क है, उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक रिवर्स टॉर्क लग रहा होगा। तो जब भी इस तरह की चीज होगी जहां पे बेंडिंग की टेंडेंसी है, उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए होगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम स्पेशली रिजिड बॉडी मैकेनिक्स की बात करेंगे, बाद में हम लोग रोटेशन में बात करेंगे, तो वहां पे हमें टॉर्क्स भी अलग से दिखाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी जैसे कोई रॉड अगर कहीं पे इंसर्टेड है, तो इट्स नॉट ओनली ऑफरिंग अ नॉर्मल रिएक्शन बट आल्सो ऑफरिंग अ रिवर्स बेंडिंग मोमेंट। नहीं तो सोचो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन तो मैं ऐसे भी दे सकता था ना, क्या रुक पाएगी पेंसिल? कितना भी नॉर्मल रिएक्शन दे दूं, क्या एमजी के बराबर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन दे दूं उसको, तो क्या रुक पाएगी? फिर भी धड़ाम से गिर जाएगी। जस्ट बिकॉज दिस इज इक्वल टू एमजी डजंट मीन दैट इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या एक रिवर्स ट्विस्टिंग टाइप का मुझे कपल देना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स में हमको कपल्स भी दिखाने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों को उसकी इतनी चिंता नहीं करनी। वो जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब हम उसकी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट अभी बस पता होना चाहिए कि कपल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। जैसे यही मैंने बताया ना, रॉड में एन दिखाओगे, एमजी दिखाओगे, एंड देयर विल बी अ कपल आल्सो, ट्विस्टिंग कपल, जो कि इसको इधर नीचे घूमने से रोक रहा है। समझ में आई बात की? ठीक है, ठीक है। तो इन एडिशन रिमेंबर, ठीक है, तो क्या लिखा, A couple is a force system where the vector sum of force is zero, but still it can produce a rotational effect. Couple क्या होता है? वेक्टर सम जीरो है लेकिन फिर भी रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस पेंसिल को यहाँ पे फोर्स एफ लगा दूं, यहाँ पे फोर्स एफ लगा दूं, तो नेट नेट रिजल्टेंट तो जीरो हो गया, लेकिन फिर भी इस पेंसिल को घुमा सकता है। समझ गए कि नहीं? इस पेंसिल के देयर समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, उसको अपनी जगह रखते हुए ये घुमा सकता है पेंसिल को, तो दैट्स कॉल्ड अ कपल, ठीक है। तो कई बार क्या फोर्सेस के अलावा कपल्स भी दिखाने पड़ सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ कंस्ट्रेंट कैसा है। तो अगर जैसे इंसर्टेड रॉड है, इस तरह की रॉड को कैंटिलीवर कहा जाता है, जहाँ पे इसके अंदर घुसा हुआ है, तो जब भी कैंटिलीवर टाइप के अरेंजमेंट है तो एक रिवर्स कपल भी दिखाना पड़ता है, समझ गए? ओके, ठीक है। तो कपल क्या लिखा, कपल इज अ फोर्स सिस्टम वेयर द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस जीरो बट स्टिल इट कैन प्रोड्यूस अ rotational effect. Some authors choose to show bodies as particles while drawing FBD. However, it can be done only for non-rotating bodies and is not necessary. कई बार क्या है, तुम देखोगे कुछ टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो उसमें FBD के अंदर हर बॉडी को सिर्फ पार्टिकल की तरह दिखा देते हैं और पार्टिकल के ऊपर ही फोर्स लगा देते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है। और बल्कि जरूरी नहीं है क्या, यानी रोटेशन, अगर रोटेशनल मैकेनिक्स में देखोगे तो फिर तो ये गलत ही हो जाएगा इनका। नहीं तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अगर फोर्स को अपनी जगह से शिफ्ट कर देते तो उसका रोटेशनल इफेक्ट ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस दरवाजे को ही मैं धक्का दे रहा हूँ, तो एक है कि हैंडल पकड़ के धक्का दे रहा हूँ तो आराम से घूमता है, लेकिन उतना ही फोर्स में हिंज के पास लगा रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से घूमता है, इज इट नॉट? तो यू कैन नॉट जस्ट पुट एनी फोर्स एनीवेयर, उसको ऐसे लेफ्ट राइट ट्रांसलेट नहीं कर सकते, स्पेशली जहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यू कैन नॉट पुट द फोर्स जस्ट अबाउट एनीवेयर। तो मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू शो द बॉडीज एज पार्टिकल्स, ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता। न्यूटोनियन यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक, जैसे लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादातर जगह, एक्सेप्ट द केसेस वेयर यू आर आल्सो कंसीडरिंग द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझ गए कि? तो मैं जनरली नहीं करता, वैसे मैं हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम पूरा बॉडी रखता हूँ, ठीक है, जस्ट एज अ प्रैक्टिस की। रोटेशन में तो वही करनी है नहीं। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री बॉडी डायग्राम के।
ये सेक्शन कंप्लीट करके फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या दिखाया, ये ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या दिखाया यहाँ पे, ये तो खैर ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो जिस बुक से मैंने लिया उसने पॉइंट की तरह से इसको दिखा रखा है। तो इस ब्लॉक का एफबीडी क्या दिखाया, एक एन ऊपर दिखा दिया, एक एमजी नीचे दिखा दिया, समझिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम उसको पार्टिकल की तरह शो किया। इसी तरह से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखा है। तो अभी इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा, अच्छा एक चीज ध्यान देना, जहां पर भी एक जगह से पॉइंट आ रहा है और एक जगह से सरफेस आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन हम क्या कहते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो जहां पे पॉइंट आ रहा है और जहां पे सरफेस आ रहा है, तो पॉइंट की नॉर्मल तो कुछ होती नहीं है, सरफेस की नॉर्मल होती है हमेशा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किससे डिसाइड करेंगे, सरफेस से डिसाइड करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लेगा, यहाँ पे इसका सरफेस आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। और तो इस ब्लॉक का अगर एफबीटी देखें तो इसके ऊपर क्या दिखा है, एक ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन N1 दिखा दिया, एक यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक के ऊपर ये N2 दिखा दिया और एक Mg दिखा दिया। तो ये 3 सबसे ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही अगर रॉड का एफबीटी देखना है तो रॉड के ऊपर एक ग्राउंड से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये N2 आएगा, तो N3 और N2 दिखा दिया, और एक रॉड का Mg नीचे आएगा, ये तीनों दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, ये अगला फ्री बॉडी डायग्राम है। तो आदमी क्या है, इसको स्फेयर को ऐसे खींच रहा है, ठीक है, स्फेयर को खींच रहा है। तो अभी क्या दिखाया, ये जो पुलिंग फोर्स है ये F दिखा दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे जो स्फेयर का सरफेस, यहाँ पे स्फेयर की तरफ से सरफेस है और यहाँ से पॉइंट है। तो नॉर्मल किससे डिसाइड होगी, पॉइंट की कोई नॉर्मल नहीं होती है, सरफेस की नॉर्मल होती है। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन स्फेयर की नॉर्मल के लॉन्ग दिखाया, समझ में आया? तो ये मेरा N2 यहाँ पे दिखा दिया, और उसके अलावा जमीन से नॉर्मल रिएक्शन होगा N1 और ये Mg, ठीक है। तो अब बनाने के लिए एफबीडी बना दिया, बट यू नो दैट इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि कितना फोर्स लगाएं कि सिलेंडर चढ़ के ऊपर बैठ जाए, तो वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ऊपर से खींच लो इतने फोर्स से तो ये आसानी से चढ़ेगा, सेंटर से खींच लो तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिएगा, नीचे से खींचोगे तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिएगा, यहाँ पे टॉर्क्स वगैरह रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम विल नॉट वर्क, स्पेशली व्हेन यू आर कंसीडरिंग रोटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पे ये देख लो, उसी तरह से दिखा रखे हैं, तुम लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। ये अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाएं, यहाँ पर इधर इसका सरफेस के नॉर्मल, यहाँ पे इसके सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ये ब्लॉक टांगा है तो नीचे Mg, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, ठीक है। क्या लिखा, व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट एंड अ सरफेस कांटेक्ट, नॉर्मल इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन BCDE देखो, B कौन सा है, ये इलस्ट्रेशन, ये दिख रहा है यहाँ पे सरफेस के नॉर्मल, ये C कहाँ गया, C ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसके नॉर्मल, इसके नॉर्मल, D जो है मेरा ये है, यहाँ पे इसकी नॉर्मल, इसके नॉर्मल, E ये वाला है, यहाँ पे इसकी नॉर्मल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी पॉइंट एंड सरफेस कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सरफेस। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अभी कुछ किसी को क्वेश्चन था तो बोल सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी रूकी टाइप की मिस्टेक है, तो समझ लो क्या नहीं करना है। ब्लॉक अगर रखा है तो बच्चे क्या सोचते हैं कई बार कि ब्लॉक ने इसको नॉर्मल रिएक्शन तो दिया ही है, लेकिन ब्लॉक का वेट भी तो लग रहा है, ब्लॉक का वेट ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, ब्लॉक को अर्थ खींच रही है, वो ब्लॉक का वेट है, ब्लॉक का वेट इस सरफेस पे नहीं लग रहा है। इनडायरेक्टली ब्लॉक के वेट की वजह से तो ये नॉर्मल रिएक्शन आया है, अगर ब्लॉक में वेट नहीं होता तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता? तो ये मत करना कि ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन तो लग रहा है लेकिन इसका वेट भी तो लग रहा है सर, ऐसे मत सोचना, ठीक है। नहीं, ये ब्लॉक जो इंटरैक्ट कर रहा है इन पार्टिकल से केवल कॉन्टैक्ट फोर्स से इंटरैक्ट कर रहा है, विच इज नॉर्मल रिएक्शन। Mg इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिस बॉडी, उस बॉडी का उसी बॉडी पे लगेगा, Mg उसका किसी और जगह मत लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे तुम सोच रहे हो ना कि भाई ये रॉड है तो इसका Mg भी तो लगेगा इस ब्लॉक पे, उस रॉड का Mg उस रॉड पे ही लगेगा, उस Mg के रिस्पॉन्स की वजह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुआ है, वो नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा। तो ये मत कर देना कि ऊपर वाले का Mg एज इट इज ट्रांसमिट कर दो, वो गलत है, ठीक है। तो ये मत सुनना कि यार इसका वेट भी तो लग रहा है, मैं टेबल पे बैठा हूँ तो सर मेरा वेट भी तो लग रहा है टेबल पे, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि मेरा वेट लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि टेबल नहीं होता तो तुम्हारा वेट समझता नहीं, तुम धड़ाम से गिर पड़ते, बट दैट इज थ्रू नॉर्मल रिएक्शन, यू आर इंटरैक्टिंग विद टेबल थ्रू योर, मतलब समझ गया ना, समझ गया, नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हो, तुम्हारे Mg सपोर्ट और नॉर्मल रिएक्शन, बट वो तुम्हारे एफबीडी में दिखाएगा, तुम्हारा Mg जो है टेबल के एफबीडी में नहीं दिखाया जाएगा, समझ में आई बात की नहीं? तो आई होप दैट्स क्लियर, ठीक है। एफबीडी में ये मत सोचना कि ऊपर वाले का वेट लगाना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके आगे कुछ फाइन पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ, अगर पढ़ भी रखा है तो हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ चीजें नहीं है, या फिर बिना प्रूफ के तुम लोग बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलोगे, तो कुछ चीजें मैं प्रूफ करने वाला हूँ जो तुम शायद यूज करते होगे। तो सबसे पहला क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पे, फोर्स ऑन अ मासलेस ऑब्जेक्ट।
कोई भी मटेरियल बॉडी है, अगर उसका कुछ भी मास है तो हाँ, एक सेकंड, क्या लिखा, व्हाइल एनी मटेरियल बॉडी हैज सम मास फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग प्रॉब्लम्स वी डू कम अक्रॉस मासलेस बॉडी। एक्चुअली तो मासलेस बॉडी कुछ होता नहीं है, लेकिन हम क्या प्रॉब्लम्स के अंदर अक्सर लिख देंगे मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस पुलिंग। तो जब भी कोई बॉडी को हम मासलेस बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली F इक्वल टू ma अगर उस पर लगाना है तो इसका मतलब मास तो जीरो ही है, एक्सेलरेशन कुछ फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या है, ma जीरो ही होगा। तो उसका मतलब क्या है, कभी मासलेस बॉडी है तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होना जरूरी है, नहीं तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, समझ गए। मासलेस बॉडी पे अगर नॉन जीरो फोर्स हो गया तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सिंस F इक्वल टू ma फॉर अ मासलेस बॉडी नेट फोर्स मस्ट ऑलवेज बी जीरो। तो ये एक बात हुई, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई मासलेस रोप है पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसे यहाँ पे देखो ये पुली के ऊपर से रस्सी जा रही है, ठीक है। तो मान लो मासलेस रस्सी है और किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जा रही है, तो उसके अंदर थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। वो टेंशन सेम क्यों होगा, मालूम तो होगा कि टेंशन सेम है, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ भी सिंपल सा ही है। तो इमेजिन करो उस रस्सी का छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया, ठीक है, कितने एंगल का, टोटल डी थीटा एंगल का ले लिया, मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ पे मान लिया टेंशन T1 और यहाँ पे मान लिया टेंशन T2, ठीक है। अब क्योंकि ये मासलेस बॉडी है, इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होगा, यानी T1 cos ऑफ d थीटा बाय 2 शुड बी इक्वल टू T2 into cos ऑफ d थीटा बाय 2, राइट। एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए दोनों। तो इसका मतलब क्या, T1 और T2 बराबर होने चाहिए। अब इस तरह से तो कहीं पे भी छोटा सा टुकड़ा लेके एफबीडी बना सकते हो, इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द रोप टेंशन विल बी सेम, समझ में आई बात नहीं। However, अगर ये रफ होती पुली तो ये जरूरी नहीं था, रफ अगर होती पुली तो एक साथ में हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता था इस पे, तो क्या होता फिर, टेंशन, इस टेंशन के हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में फ्रिक्शन ऐड करके राइट वाले से इक्वेट करते, तो उस केस में हमारा टेंशन विल नॉट बी सेम, बट यस इफ इट इज अ मासलेस रोप पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो उसमें थ्रू आउट हमारा टेंशन सेम होना जरूरी है, ठीक है। क्या लिखा, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो व्हेनेवर वी हैव अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम। इसके बाद देखो, मासलेस पुली का हम कई बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वो करेक्ट नहीं होता, लेकिन हमेशा वैसे ही बनाते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो वो क्यों ऐसा है वो अभी समझने की कोशिश करते हैं कि पुली में होता क्या है। तो जैसे ये मान लो ये मेरी पुली है और पुली के ऊपर से रस्सी मेरे ऐसे करके ऐसे जा रही है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, हम पुली के ऊपर ही यहाँ पे टेंशन टी और टी दिखा देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, छोटी क्लास में जहाँ पे देखा होगा पुलिस के ऊपर ही ऐसे ऐसे टेंशन दिखा देते हैं। बट ये तो गलत है ना, क्योंकि टेंशन पुली पे थोड़ी ना लग रहा है, टेंशन तो रस्सी पे लग रहा है, टेंशन पुली पे नहीं लग रहा है, टेंशन तो रस्सी पे लग रहा है, रस्सी पुली के अराउंड जा रही है, तो रस्सी जो है पुली को क्या दे रही है, नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, और पुली से रस्सी पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे से डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो पुली के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाना चाहिए कायदे से पुली के एफबीडी में, लेकिन दिखा देते हैं हम टेंशन। तो अभी हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें कोई इशू नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई दिस वर्क्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो रस्सी का अगर खाली मैं एफबीडी देखता हूँ तो रस्सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन ऐसे से लग रहा है और रस्सी के ऊपर टेंशन टी और टी ऐसे लग रहा है, और क्योंकि रस्सी मासलेस है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन शुड बी एक्जैक्टली इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस टी एंड टी, समझ में ये बात की नहीं। अब यही डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन जो पुली के ऊपर ऐसे ऐसे करके लग रहा है, और पुली के जो यहाँ पे वो है तुम्हारा पिन है, पुली की पिन से यही नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना कि ये नॉर्मल रिएक्शन रिजल्टेंट इन दोनों टेंशन के रिजल्टेंट के बराबर ही है, इसलिए इसीलिए हम पुली का जब भी अभी एफबीडी बनाएंगे तो उसमें ऐसे डायरेक्टली पुली के ऊपर टी और टी दिखा देंगे, तो विच इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट बट नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट एफबीडी, समझ में आई बात नहीं। तो सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इतना लंबा चौड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन दिखाना नहीं चाहते हम लोग, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर दे रहे हैं, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, क्लियर, ठीक है, ओके। तो क्या लिखा मैंने, इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्या लिखा, when a rope passes over a frictionless and a massless pulley it exerts a normal reaction in the pulley groove and in turn experiences a distributed normal reaction as shown above, ऐसे distributed normal reaction लगता है, ठीक है। now since net force on a massless object is zero therefore distributed normal reaction resultant is exactly equal and opposite to the tension forces, thus instead of showing the detailed FBD of the pulley with distributed normal reactions we can draw an effective equivalent as shown in the first figure। तो effectively बस ऐसे करके ऐसे ही हम दिखा देते हैं, ठीक है। कौन ड्रॉ करेगा इतने सारे नॉर्मल रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड, इससे अच्छा क्या एक ही सीधे टी और टी दिखा दो, ठीक है नहीं, ओके। वेयर वी जस्ट शो द टू रोप टेंशंस एक्टिंग ऑन द पुली, तो रोप टेंशन आर नॉट एक्टिंग ऑन द पुली बट एज गुड एज रोप टेंशन एक्टिंग ऑन द पुली, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया ये। हाँ, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे पुली के एफबीडी में ऊपर एक टूटी भी दिखा देते हो, और ये जो टूटी दिखा रहे हो ये भी एक्चुअली पुली पे नहीं लग रहा है, एक्चुअली तो पुली के ऊपर यहाँ पे पिन से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इज इट नॉट।
तो पिन का नॉर्मल रिएक्शन ना दिखा के वापस पिन का एफबीडी अकेले का देखोगे तो पिन के ऊपर से कुछ टी डैश लग रहा होगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो हमें ये पता है कि ये टी डैश और नॉर्मल ये, क्योंकि पिन भी तो एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, वो भी आपस में बैलेंस्ड है, तो इसलिए वो पिन को भी अलग से नहीं दिखाते हम। पिन का पिन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे इसकी भूमि रोप पे जो फोर्स लग रहा है उन सबको इकट्ठा करके यहीं पे दिखा देते हैं एक साथ ही। ये टी और टी दिखाया, यहाँ पे एक 2T दिखा देते हैं। ठीक है, समझ गए? ये पिन का ही फोर्स है जो 2T है एक्चुअली। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन 2T है तो इसके ऊपर 2T नीचे की तरफ लगेगा। पिन का एफबीडी देखोगे तो इस पे 2T नीचे लगेगा और पिन को इसका मतलब ऊपर की तरफ भी 2T लग रहा होगा। तो वो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन भी अलग से नहीं दिखाते, ये भी 2T के बराबर है। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसा एफबीडी दिखा देते हैं, यहाँ पे टी और यहाँ पे 2T दिखाते हैं जब भी मासलेस पूरी होती है। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी नाउ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम। तो कब बोलते हैं कोई चीज इक्विलिब्रियम में है? इफ द नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। ठीक है, मतलब अगर पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल का इक्विलिब्रियम कब बोलते हैं? अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। ऑल्दो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए टॉर्क भी 0 होना चाहिए, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं करने वाले, बाद में हम लोग टॉर्क 0 करेंगे। बाकी प्रिसाइजली अगर हम बोले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और इस चैप्टर में भी हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा? फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज नेट टॉर्क ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट आल्सो बी 0। दिस विल बी प्रूव्ड इन अ चैप्टर ऑन रोटेशन मैकेनिक्स। ये रोटेशन में हम प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा? इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस द नेट फोर्स द 3 फोर्सेस मस्ट फॉर्म अ क्लोज ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द पॉलीगॉन ऑफ रोटेशन। अगर सिर्फ 3 फोर्सेस से इक्विलिब्रियम है तो पक्की बात है कि उनसे एक क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए, है ना? तभी तो नेट रिजल्टेंट 0 होगा। या तो लैमीज थ्योरम होल्ड करेगी। लैमीज थ्योरम मतलब f1 by sin अल्फा, यानी समझ गए, f1 by sin ऑफ दिस, f2 by sin ऑफ दिस और f3 upon sin ऑफ दिस। ये पता नहीं कहीं मेंशन किया कि नहीं, तो क्या पता आगे इसी में मैंने दिया हो। ठीक है, या फिर क्लोज ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, पाथफाइंडर का क्वेश्चन देखो। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको अगर तुम वैसे फोर्सेस रिजॉल्व करने के लिए जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बट दिस अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या लिखा है? A small metal ball is being pulled gradually in a frictionless hemisphere as shown in the figure। तो ये कोई मेटल बॉल है, यहाँ पे ये पुली के ऊपर से कोई धागा जा रहा है और इस धागे को मैं खींच रहा हूँ, तो ये मेटल बॉल जो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ती जा रही है हेमिस्फीयर पे। ठीक है, ओके। रेडियस ऑफ द बॉल एंड दैट ऑफ द पुली आर मच स्मॉलर देन पॉइंट हेमिस्फीयर। तो इसको जस्ट पॉइंट पार्टिकल, उसको भी पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या लिखा? एज द बॉल स्लाइड्स फ्रॉम बॉटम टू अ पोजीशन क्लोज टू द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, हाउ डू द मैग्नीट्यूड ऑफ पुलिंग फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स एन between the ball and hemisphere change। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और यहाँ पे ये कोई पुलिंग फोर्स F लग रहा होगा, धीरे धीरे करके हम इसको खींच रहे हैं। ये पूछा है कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो पुलिंग फोर्स F है ये कैसे कैसे चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इसमें फोर्स को रिजॉल्व वगैरह करके भी काम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट। अभी ध्यान से सुनते जाना, यहाँ पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं ध्यान से देखो। अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एक फोर्स F इधर लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है और एक mg ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब ये जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे एक फिजिकल ट्रायंगल दिख रहा है जिसकी साइड्स के पैरेलल ये फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे ये जो F है, अगर ये ट्रायंगल में बना दो OPQ, दिख रहा है कि ये तीनों फोर्सेस जो इस ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग ही लग रहे हैं। दिख रहा है? N जो है वो इस वाली साइड के अलॉन्ग लग रहा है, N OP के अलॉन्ग लग रहा है, F जो है मेरा PQ के अलॉन्ग लग रहा है और जो mg है वो मेरा QO के अलॉन्ग लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इन तीनों फोर्सेस का सम 0 है। इसका मतलब क्या है? इन तीनों फोर्सेस से जब ट्रायंगल बनाओगे वो ट्रायंगल एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। इज इट? दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स आपस में पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग। इसका मतलब क्या? वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इज इट? तो बस खत्म हो गया। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इन फोर्सेस को सीधे साइड्स के प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। बात समझ आएगी नहीं? तो ये वाला फोर्स जो है ये PQ के प्रोपोर्शनल है, ये वाला फोर्स जो OP के प्रोपोर्शनल है, और ये वाला जो फोर्स है ये QO के प्रोपोर्शनल है। तो बस तो mg by OQ is equal to F by PQ is equal to N by OP। समझ में आया लॉजिक? क्लोज ट्रायंगल बनना है और दो ट्रायंगल्स जिनकी साइड्स पैरेलल में है तो वो पक्का सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स तो रेशियो ऑफ साइड्स बराबर होंगे। तो ये समझ में आई बात की? खत्म हो गया सवाल, खत्म। तो देखो क्या हुआ। तो अब देखो जैसे जैसे ये मोशन प्रोसीड कर रहा है तो PQ तो तुम्हारा घटता जा रहा है। इज इट नॉट? धीमे धीमे PQ तो घटता जा रहा है, PQ घटता जा रहा है, नहीं F मेरा घटता चला जाएगा। इज इट नॉट? ठीक है, वेयर OP की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। इज इट नॉट? देखो क्या लिखा है, here OP and OQ remain constant। OP और OQ की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, राइट? तो और PQ की जो है लेंथ घटते जाएगी। तो इसका मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा क्या? mg into OP by OQ है। बोलो, इसका मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब बच्चे सरप्राइज होते हैं थोड़ा सोच के, बट समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ से कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होने वाला। जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा नॉर्मल रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, वेयर एज
यहीं से दिख रहा है एफ की वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी, ठीक है, एन रिमेन्स कांस्टेंट एंड एफ विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया मेरा? सी। आया समझ में? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जहां पे ज्योमेट्रिकल ट्राइंगल्स को हम फोर्स ट्राइंगल से सिमिलर करके जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अदरवाइज इसको तुम थीटा लेके फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस, वर्टिकल फोर्स बैलेंस या फिर अलोंग द रेडियस एंड परपेंडिकुलर रेडियस, ब्लड बात हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सा लेता है क्वेश्चन, बट इस तरह से करोगे तो चक से हो गए मेरा। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ये मेथड देखो समझ में आया कि नहीं, देख लो, एक बार देख लो, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेक योर टाइम, इसको एक बार रीड कर लो ठीक से, ठीक है, एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस। हाँ, ये अगला आइडिया देखो, मासलेस रॉड जब पिवटेड होती है, पिवटेड मासलेस रॉड अगर है दोनों एंड्स पे, मान लो ये पिन जॉइंट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ये, दिस इज नॉट अ पिवट, जैसे यहाँ पे पकड़ा, दिस इज नॉट अ पिवट। पिवट क्या होता है, इस साइड से पिन निकाल दिया और पिन के अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो दैट इज कॉल्ड अ पिवटेड। पिवट में समझ में आई बात की नहीं? दिस इज नॉट अ पिवट, यहाँ तो वेल्डिंग कर रखी है, वेल्डिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पिवट। पिवट में अंदर से पिन निकाल रखी है, पिन के अबाउट घूम सकती है। तो जब भी मेरे पास मासलेस रॉड है जो दो एंड्स पे पिवटेड है, तो ये लोग पिवट का जो फोर्स होगा वो हमेशा रॉड की लेंथ के अलावा होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन वही है, रोटेशनल मैकेनिक्स से रीजन आएगा। क्यों? मतलब अभी रफली मैं कह सकता हूं, अगर मान लो ये फोर्स मेरा, मान लो ये दोनों एंड्स पे अलोंग द रॉड नहीं है, मान लो इसका कुछ परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, तो जितना यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उतना यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना पड़ेगा, क्योंकि मासलेस रॉड को नेट फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन अगर इधर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इधर भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से अगर तुम टॉर्क देखोगे तो कुछ फाइनाइट टॉर्क आ जाएगा और रॉड जो इनफाइनाइट एंगुलर एक्सीलरेशन पे घूमने लग जाएगी, ठीक है। ये बात वैसे रोटेशन में ज्यादा समझ में आती है, बट आई होप समझ में आया होगा कि मासलेस रॉड है तो मासलेस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्चुअली 0 है। अगर नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टेंशन ना लो, रोटेशन में ये सब बात करेंगे। बट अभी के लिए क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर दोनों एंड्स पे पिवटेड है और बीच में से कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा, बीच में से तीसरा फोर्स लग रहा है तो फिर कहानी बदल जाएगी। लेकिन अगर बीच में से कोई तीसरा फोर्स नहीं लग रहा, दो एंड्स पे खाली पिवटेड है, तो इसके अंदर जो भी फोर्स होगा वो हमेशा रॉड के लेंथ के अलोंग लगेगा, ठीक है। देयर कैन बी नो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड एट द एंड्स इफ इट इज पिवटेड ओनली एट 2 पॉइंट। तो क्या लिखा? whenever we have a massless rod pivoted at its ends and experiencing some load at the end points, if the force is a tensile force, then such a rod behaves just like a string. अगर टेंसाइल फोर्स है तो इसको धागे जैसे मान सकते हो, धागे में भी तो धागे के अलॉन्ग ही लगता है ना, ठीक है। If it is in compression, compressive forces at both ends are equal and opposite and along the rod. Yeah, along the rod होंगे। If instead of pivots we have welds, then force can have a component perpendicular to the rod as well. अगर यहाँ पे वेल्डिंग कर रखी होती ना, तो यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा ना, वो रॉड के बेंडिंग मोमेंट से बैलेंस हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे मैंने वेल्ड किया हुआ, तो यहाँ पे अगर फोर्स लगाया ना, इसके परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है उससे वो बैलेंस हो सकता है, समझिए। ये इसको घुमाने की कोशिश करो और यहाँ पे रिवर्स टॉर्क जनरेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा? वेल्ड है तो फिर देन देयर कैन बी अ फोर्स, फोर्स मे नॉट बी अलोंग द रॉड बट कैन हैव अ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा? फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर द टेंशन इन रॉड AB इज अलोंग AB इटसेल्फ। तो रॉड AB क्या है? ये मेरी अगर मासलेस रॉड है तो इसके अंदर जो टेंशन होगा यहाँ पे, ये AB के अलोंग ही होगा। दो जगह पे पिवटेड दिख रही है ना ये रॉड, तो टेंशन AB के अलोंग ही होगा। However, in the member OD and DC, OD कहाँ पे हमारा? O is here, OD ये, ठीक है। OD, अब यहाँ पे देखो ये दो जगह तो पिवटेड है, लेकिन बीच में तीसरी जगह से फोर्स और लग रहा है, तो इस रॉड में जरूरी नहीं कि अलोंग द रॉड ही हो, वहां पे दो एंड पॉइंट पे, इसमें दोनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं? हियर द फोर्स नीड नॉट बी अलोंग द रॉड, क्योंकि यहाँ पे तीसरा फोर्स लग रहा है, सिर्फ दो ही एंड्स पे अगर फोर्स लग रहा है तो फिर फोर्स अलोंग द रॉड होना जरूरी है, तीसरा है तो फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इन मेंबर्स OD एंड DC द फोर्सेस एट एंड पॉइंट्स विल इन जनरल नॉट बी अलोंग द रॉड, तो ये रॉड के अलोंग नहीं होंगे फोर्सेस वहां पे, ठीक है। सिंस एट A एंड B आल्सो देयर आर एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर देखो इधर से भी कुछ फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ जस्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 पिवट्स, इट्स अ केस ऑफ 3 पिवट्स। तो कहानी अलग हो जाएगी, समझ गए? 3 पिवट्स या फिर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो कहानी हमारी अलग हो जाएगी। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन, देन वी मूव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जो हेमिस्फीयर के ऊपर क्लॉक को हम खींच रहे थे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इन द एडजेसेंट रॉड वेट W हैंग्स फ्रॉम द पिवट एट पॉइंट A, यहाँ पे पिवट है, यहाँ से एक वेट हमने टांगा हुआ है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग एंड द रॉड इज मासलेस। ये रॉड मासलेस है, यहाँ पे ये पिवट है, यहाँ पे ये पिवट है, और यहाँ से वेट को टांगा हुआ और यहाँ से धागा सा बांधा हुआ है, ठीक है। और हमें क्या पूछा है? एक पूछा है कि इस रॉड में कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, कंप्रेस होगी ना ये रॉड, कंप्रेस होगी, इसमें कुछ तो कंप्रेसिव फोर्स होगा,
और क्या पूछा हुआ है हमको, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग का टेंशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन को कर रहा हूँ हाइड, और अभी अपना दिमाग चलाओ। और अगर तुम चाहो तो इसमें बिल्कुल वही आइडिया लगा सकते हैं जो कि अभी तुमने हेमिस्फीयर वाले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। तो आई वांट यू टू डू इट विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लड बाथ, जस्ट यूज ज्योमेट्री एंड सॉल्व इट, करो जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज सुनने के लिए हो सकता है नया टर्म, कॉम्प्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स क्या होता है। अभी देखो ये पेंसिल है, अभी इसको मैंने लटका रखा है छत से, ऐसे समझो। तो अभी क्या है, पार्टिकल्स जो एक दूसरे के हाथ खींच रहे हैं, समझ में आई बात करी। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो है आपस में पार्टिकल्स में क्या है, टेंसाइल फोर्स खींच रहे हैं ना सब एक दूसरे का हाथ। ये उसी तरह की बात है, कल मैंने बोला था जैसे सबसे ऊपर लटका दिया एक को और बाकी एक के नीचे एक बच्चों को मैंने चेन बना दी, तो सबके पैरों में टेंशन लग रही होगी, तो कहाँ टेंसाइल फोर्स होगा। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्रेसिव फोर्स को अगर फील करना चाहते हैं तो वो क्या है, जैसे यहाँ पे दहिया अंडी होता है तो गोविंदा होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, शोल्डर्स के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा हो, समझ में ये बात की नहीं। तो दबाने वाला जो फोर्स है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स है। तो दिस रॉड इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड, इफ यू सी दिस रॉड विल बी ट्राइंग टू गेट कॉम्प्रेस्ड अंडर, यहाँ से टेंशन, ये टेंशन लग रहा है ना, तो इट इज ट्राइंग टू कॉम्प्रेस दिस रॉड एंड इट इज ट्राइंग टू देन इट विल अप्लाई। यहाँ पे अगर पिन की बात करो, there is a pin over here, right? So that pin will be experiencing a force in outward direction to the rod. So because that pin is basically pushing the rod inwards. Let us see what's going on here. तो यहाँ पे देखो ये पिन जो है, ये पिन एक मासलेस बॉडी है, नो सब लोग ध्यान से सोचना, ये जो पिन है ये एक मासलेस बॉडी है। तो पिन के ऊपर क्या है, ये टेंशन टी लग रहा है, और यहाँ पे क्या पिन जो दे रहा होगा इसको फोर्स जो है रॉड के अलॉन्ग ही दे रहा होगा, इज इट नॉट। क्योंकि हमें पता है रॉड के अलॉन्ग ही हो सकता है फोर्स, रॉड के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, रॉड तो हो जाएगा। तो अभी बस इस पिन को देखना, ये पिन को एक छोटी सी पुली जैसा ही मान लो, तो वहां पे क्या है, एक टेंशन टी ऐसे लग रहा है, एक टेंशन टी ऐसे लग रहा है, और एक यहाँ पे रॉड का फोर्स लग रहा है, इज इट नॉट। और ये जो टेंशन टी है ये तो इसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि ये वेट बैलेंस कर रखा है, बात समझ आएगी नहीं। सो नाउ द पिन हैज गॉट थ्री फोर्सेस, एक नीचे जो है ये लग रहा है, ये भी mg के प्रोपोर्शनल है, mg के प्रोपोर्शनल क्या है, ये फोर्स भी mg के बराबर है, ये फोर्स भी mg के बराबर है, और एक फोर्स जो है यहाँ से ऐसे लग रहा है, इज इट नॉट। नाउ कैन यू सी दैट ये जो पिन के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं दे आर पैरेलल टू अ फिजिकल ट्रायंगल, जो एक्चुअल ट्रायंगल उसके पैरेलल है। तो ये वाला जो टेंशन है ये तो ए बी साइड के ही पैरेलल है, ये वाला जो टेंशन है ये मेरा बी ओबी के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो कंप्रेसिव फोर्स है वो ओए साइड के पैरेलल है। तो कैन यू सी दैट दीस फोर्सेस आर पैरेलल टू अ फिजिकल ट्रायंगल, इज इट नॉट। तो इसका मतलब ये फोर्सेस जो होंगे ये फिजिकल ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल होंगे, खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मान लो ये जो कंप्रेसिव फोर्स है ये मेरा एफ है इस तरफ, तो क्या लिखोगे एफ बाई 500, समझ गए। सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करो, तो दिस एफ इज एफ बाई 500 एंड दिस शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 650, समझ में आई बात। तो बस तो एफ अपॉन 500 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 650, चाहो तो तीसरा भी लिख सकते हो, बट समझ में आई बात की नहीं। ये साइड की लेंथ दे नहीं रखी है, लेकिन हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन दिस, कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, एफ की वैल्यू आ गई 10w बाई 13, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं। ओके तो हाँ सॉरी, यहाँ पे इनफैक्ट ये बांधे हुए दो अलग अलग धागे, इट्स नॉट द सेम स्ट्रिंग, दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो इसमें टेंशन सेम नहीं ले सकते, इनफैक्ट इसीलिए पूछा हुआ है टेंशन, नहीं तो ये ट्रिवियल क्वेश्चन ही जाता। टेंशन इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू स्ट्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ पे बोलना चाहिए टेंशन इन विच स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी में बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिखना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं तो ये ट्रिवियल क्वेश्चन ही हो जाता। समझ में आया। तो ये टेंशन T1, ठीक है, ये T1 अपॉन ये वाला साइड इक्वल टू ये T2 अपॉन ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला कॉम्प्रेसिव फोर्स अपॉन ये वाला साइड, समझ गए। तो अभी ये मेरे पास आ गया जो फोर्स है वो तो मेरा आ गया, कंप्रेसिव फोर्स इतना आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टाइप का लगा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला जो टेंशन निकाल रहा हूँ अभी, एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2fw cos 120, समझ में आ रहा है ये कैसे। तो f तुम्हारा ऐसे लग रहा है, ठीक है, और W ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच में ये देख सकते हो ये एंगल 120 बन जाएगा। तो बस तो ट्राइंगल लॉ से मैंने यानी एनालिटिकली ऐड कर दिया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टाइप, तो उससे मेरे पास क्या आ गया, ये टेंशन आ गया √139 का 13w। तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन इनफैक्ट टेस्ट में आ चुका है तुम्हारे पास्ट में, तुम्हारे सीनियर्स के, और इस क्वेश्चन को देख के बच्चे इसलिए छोड़ते थे, बोलते कि यार ये तो बड़े अजीब से दे रखे हैं वैल्यूज 500 650, ये पता नहीं एंगल ही अजीब सा कुछ आ जाएगा, क्या करेंगे। और इसका तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कुछ भी नहीं पता हमको, है ना, यानी समझ गए। तो लेकिन वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी आर्बिट्ररी साइज का ट्राइंगल बना दो, सिमिलर ट्राइंगल से हम चक से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी सिमिलर, आई मीन वेरी इजी, समझ गए कि नहीं। बस जस्ट बाय सिमिलर ट्राइंगल्स यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने समराइज किया हुआ टेबल की फोर्सेस को किस तरह से दिखाया जाता है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास फ्लेक्सिबल केबल बेल्ट या चेन वगैरह है और नेग्लिजिबल वेट की केबल है, ठीक है,
तो फिर हमारा जो ये शेप जो है स्ट्रेट होगा, अगर टॉर्ट है तो इसकी शेप स्ट्रेट होगी, वेरएज अगर नेग्लिजिबल नहीं है इस केबल का वेट तो फिर ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे हमारी हैंगिंग होगी। बाय द वे दिस शेप इज कॉल्ड कैटेनरी, ठीक है। और इसके अंदर हमारे फोर्सेस कैसे दिखाए जाएंगे, जहां पर भी फ्लेक्सिबल केबल है, फ्लेक्सिबल केबल की लेंथ के अलोंग दिखाया जाएगा हमेशा, जो भी टेंशन है फ्लेक्सिबल है केबल, टेंशन विल बी अलोंग इट्स लेंथ, तो यहाँ पर इस टैंजेंट के अलोंग दिखाया, समझ गए, ये केबल यहाँ पे जहां पे बंधी है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ टेंशन, क्या लिखा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल केबल इज ऑलवेज टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल, केबल की टैंजेंट के अलोंग लगाना है, तो फ्लेक्सिबल केबल है तो ठीक है। ठीक है, ऐसे स्मूथ सरफेस है अगर, तो स्मूथ सरफेस में अभी सरफेस के नॉर्मल के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक फ्रिक्शन भी आएगा, ठीक है, दोनों चीजें दिखानी पड़ेंगी, जहां पे भी रफ सरफेस तो रफ सरफेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे ये घूमने के लिए फ्री है, समझ लो ये एक मासलेस पुली जैसा बिहेव कर रहा है, जैसे रोलर स्केट्स होते हैं ना उस तरह से समझ सकते हो। तो जब भी ये मासलेस पुली जैसा बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं आएगा, सोच के देखो क्यों। वैसे तो अभी रोटेशन पड़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी फ्रिक्शन होगा ना तो इसका जो है इनफाइनाइट एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अगर होगा तो इसको रोलर को घुमाने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि ये रोलर मासलेस है तो जरा भी फ्रिक्शन आएगा तो वो इनफाइनाइट एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमा पाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रोटेशनल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, डेरिवेशन के साथ बात करूंगा, बट अभी जस्ट फॉर एन इंट्यूटिव फील आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कि जब भी रोलर सपोर्ट है, मासलेस रोलर है, तो इसके ऊपर खाली नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसकी पिन के ऊपर भी खाली नॉर्मल रिएक्शन होगा, क्यों, रोलर के ऊपर खाली नॉर्मल रिएक्शन अभी, तो पिन भाई इसी तरह से अगर डिटेल्ड भी ना हो तो पिन का एफबीडी पिन एंड पुली जैसा ही है उस तरह से, तो तो यहाँ पे आगे इसके जो भी चीज लगी है उसके ऊपर बस ऐसे नॉर्मल रिएक्शन दिखा दूंगी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही अगर मेरे पास फ्रीली स्लाइडिंग ग्लाइड है, गाइड सॉरी फ्रीली स्लाइडिंग गाइड, ओके ओके, तो जैसे गाइड का मतलब क्या है, इसको कई बार कॉलर भी बोलते हैं, कॉलर एंड स्लीव भी बोल देते हैं, जैसे ये रॉड है, रॉड के अंदर ये जो आगे पीछे ऐसे फ्रीली ऐसे जा सकता है, लेफ्ट राइट विदाउट फ्रिक्शन, तो उस केस में क्या है, हम नॉर्मल रिएक्शन जो दिखाएंगे इसके ऊपर खाली इस तरह से दिखा देंगे, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा नहीं ना, कुछ भी फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर भी तो इसका, ठीक है, तो ये जो पिन दिखाई जाएगी इस पिन के ऊपर भी बस ऐसे करके ऐसे नॉर्मल रिएक्शन दिखा देंगे। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस, कॉलर या स्लाइडर फ्री टू मूव अलोंग स्मूथ सरफेस, फोर्स जो है गाइड के नॉर्मल है तो बस ऐसे करके ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर, ओके। अब टू डायमेंशन में मान लो इस तरह से कोई रॉड लगी हुई है, तो इसके फोर्स को, अगर तो ये मासलेस रॉड है तो हमें पता है इसके अलोंग ही होगा, बट अगर मासिव रॉड है तो इन जनरल इसका कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन कंपोनेंट हमें लेने पड़ेंगे, तो आर एक्स आर वाई दोनों ले लिए, इस तरह से कुछ आर्बिट्री एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है, या तो आर एट एन एंगल थीटा, समझ गए, मैसिव रॉड है तो यू कैन नॉट अज्यूम द दिस थिंग अलोंग द रॉड, मैसिव रॉड है तो कभी भी उसका टेंशन जो है खाली रॉड के अलोंग मत ले लेना, उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग द रॉड भी होगा और परपेंडिकुलर टू द रॉड भी होगा, तो इसीलिए देखो ये जो रिएक्शन फोर्स दिख रहा है ये किसी जनरल थीटा पे दिखाया हुआ है, आया समझ में नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ। और अगर ये तो पिन है फ्री टू टर्न, यानी ये घूमने के लिए फ्री है, लेकिन यहीं पे अगर मैंने इसको जाम कर रखा है, ये भी हो सकता है ना कि फ्रिक्शन की वजह से जाम है, मतलब है तो पिन जॉइंट लेकिन उसके अंदर जंग लगा दिया है, वेल्डिंग कर दी, तो ये घूमने के लिए फ्री नहीं है, तो उस केस में क्या है, ये रिएक्शंस के अलावा एक बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, समझ में आ रही है बात की नहीं, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो आई एम नॉट ओनली गिविंग द फोर्सेस, मैं इसके घूमने को रोकने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है जो इसको इसको इस डायरेक्शन में घूमने से रोक रहा है, इसको अगर ढीला करके पकड़ लेता तो ये घूम के ऐसे चली जाती है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं, इवन तो मैं सेम नॉर्मल रिएक्शन कर रहा हूँ देखो फिर भी ये घूम पाते हैं, तो घूमना प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक मुझे बेंडिंग मोमेंट भी मुझे दिखाना पड़ेगा, यानी एक मोमेंट दिखाना पड़ेगा, यानी जो इसके घूमने को रोक रहा है, ठीक है, अगर वेल्डेड है तो वेल्ड में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी ज्यादातर केसेस में तुम्हें पिन जॉइंट ही मिलता है जहाँ पे वेल्डिंग वेल्डिंग नहीं होती, फ्री टू टर्न होता है, बट ध्यान रखना कि दिस इज देयर, फिजिक्स में ये फिजिक्स चल रही है जो इसको घूमने को रोक रही है, तो एक से रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क दे अपार्ट फ्रॉम द फोर्सेस, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो ठीक है, ये तो पता ही है, mg नीचे लगा देते हैं, इसमें सिंपल सी बात है। स्प्रिंग एक्शन है, तो स्प्रिंग फोर्स में जो है हमारा लीनियर स्प्रिंग है तो ऐसे एफ इक्वल टू के एक्स टाइप का ले लेते हैं, मैंने बताया था जेई के पर्पज से लीनियर स्प्रिंग ही लेंगे, बट होने को हमारा नॉन लीनियर स्प्रिंग भी हो सकता है, ऐसा स्प्रिंग हो सकता है ये खींचने के बाद धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाए, उसका ग्राफ जो है एफ वर्सेस एक्स का ऐसा ग्राफ हो जाएगा, और ऐसा भी स्प्रिंग हो सकता है कि जैसे जैसे खींचते जा रहे हो और हार्ड होता चला जाए, जैसे रबर बैंड के साथ अक्सर होता है, थोड़ा धीरे धीरे खींचो खींचता रहता है, तो एक टाइम फर्दर खींचता ही नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड बिहेव करता है, देखा रबर बैंड डू नॉट स्ट्रेच आफ्टर, वो टूट जाएंगे लेकिन फर्दर आराम से खींचते नहीं, तुम फोर्स को थोड़ा बढ़ा दोगे तो उसके प्रोपोर्शन में खींचते नहीं, तो देयर लाइक हार्डनिंग,
तो हार्डनिंग स्प्रिंग होगा तो F वर्सेस X ऐसा होगा, सॉफ्टनिंग होता है ऐसा होगा, ठीक है। और अदरवाइज ज्यादातर जेई के पर्पज से बस F इक्वल टू CX ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर टॉर्शनल स्प्रिंग है, टॉर्शनल स्प्रिंग क्या होता है, पहले जमाने में चाबी वाले खिलौने चलते थे, तो उसमें क्या है, ऐसा स्प्रिंग होता है, इसको घुमाते चले जाओ तो वो और टाइट होता है, वो रिवर्स में घूमने की कोशिश करता है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे जहां पे भी तुमने ये इसको टाइट कर रखा है, तो यहाँ पे एक हमको थीटा के प्रोपोर्शनल, जितने थीटा से इसको टाइट कर रखा है उस थीटा के प्रोपोर्शनल एक रिवर्स टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। ये सब की रेलेवेंस तब आएगी जब रोटेशन की हम बात करेंगे, बट समझो कि ये हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो होने के बावजूद ऐसा नहीं कि इसका मोशन इफेक्ट जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने के बाद भी मोशन इफेक्ट हो ही सकता है। जैसे यही रॉड है, इसको एफ लगा दिया, एस लगा दिया, इट कैन क्रिएट अ रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब कुछ एफबीडी के एग्जांपल्स, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के, इनको हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको ये बना रखा है, ये दिस थिंग इज कॉल्ड अ ट्रस। ट्रस क्या होता है, रॉड्स को ऐसे ऐसे करके पिन जॉइंट्स कर करके खूब सारी रॉड्स को जोड़ दो, ऐसा तुमने देखा होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल जाती है तो 3 डायमेंशनल ट्रसेस देखे होंगे कि खेतों में खड़े रहते हैं, इसके ऊपर तो केबल जा रही है, जैसे 2 डायमेंशनल ट्रस भी बना सकते हो, तो ये इस तरह का ट्रस है। तो ट्रस के अंदर जरूरी नहीं कि मैं इंडिविजुअल रॉड का हर एक का एफबीडी बनाऊं, मैं चाहूं तो पूरे ट्रस एज अ होल का एफबीडी बना सकता हूं। तो यहाँ पे क्या, इस पूरे ट्रस को एक सिंगल ऐसे बॉडी की तरह से इमेजिन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमारा ये पिन जॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने दोनों दिखा दिए, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन दिखा दिया, और यहाँ पे क्या है, ये रोलर जॉइंट है, यहाँ रोलर है तो यहाँ पे खाली नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी, समझ गए। उसके अलावा ये जो फोर्स है ये दिखा दी, समझ में आया कि नहीं। ये कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम यही मैं कई बार तुम्हें दिखा रहा था अभी, तो ये कैंटिलीवर है जहाँ पे इसके अंदर घुसा रखा है, ठीक है, एज गुड एज अ वेल्डेड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉड घूमने की कोशिश कर रही है, तो इसको घूमने से रोकने के लिए यहाँ पे एक रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क भी लगेगा यहाँ पे, और बाकी तो जो फोर्सेस लगे हैं वो एज इट इज दिखा रखी है, इसका एमजी लग रहा है, समझ में आई बात नहीं। तो जब भी वेल्ड होता है यहाँ पे एक रिवर्स टॉर्क यहाँ पे दिखाना पड़ता है, ये पार्ट ऑफ एफबीडी है। जब रोटेशनल मैकेनिक्स में करोगे तो ये टॉर्क दिखाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक और एफबीडी बना रखा है, ये बीम है, यहाँ पे ये पिन जॉइंट दे रखा है, यहाँ पे इसके ऊपर टिका हुआ है, तो पिन जॉइंट से जनरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रिएक्शन दिखाया हम लोगों ने, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये नॉर्मल दिखा दिया, तो समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो दिखा रखा है ना, ये एम जो दिखा रखा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इसको ऐसे ट्विस्ट करने की कोशिश करो, कर ही सकते हो ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे प्लास में पकड़ के ऐसे घुमाने की कोशिश कर सकते हो, यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, प्लायर में दबा के ऐसे ट्विस्टिंग कर सकते हो ना। So when you're twisting something by fixing in the jaws of the plier, that is what is known as bending moment या torque या couple, मतलब समझ गए, ये couple तुम अप्लाई कर रहे हो, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। तो वो एज इट इज दिखा दिया जो भी हमने कपल अप्लाई किया, ठीक है। दिख रहा है, इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से एक कपल बन जाता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये एफबीडी दिखा रखा है, तो समझ में आ रहा होगा, रिजिड सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड बॉडीज एनालाइज अ सिंगल यूनिट। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी बॉडीज एक दूसरे के रिलेटिव नहीं मूव कर रहे हैं, तो उसको जरूरी नहीं कि एक एक बॉडी का अलग अलग से मैं एफबीडी बनाऊं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक ये रॉड है, एक ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, ये पुली है, ये ब्लॉक है, तो हमको जरूरी नहीं कि हमें इसका इंडिविजुअल एफबीडी सबका बनाए, इनफैक्ट पगला जाओगे इतने सारे एफबीडी बना के। लेकिन क्या है, कोई भी चीज एक दूसरे के रिलेटिव अगर मूव नहीं कर रही है, वी कैन ट्रीट होल थिंग एज वन सिंगल ब्लैक बॉडी, समझ गए, ब्लैक बॉक्स बोलेंगे, समझ गए, पूरे को एक बॉडी जैसा सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर लिया। और उसके जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस जहां जहां पे लग रहे थे वो हमने दिखा दिए। तो यहाँ पे से देखो, ये ऐसे करके ऐसे कट किया, तो यहाँ पे ये पी जो है एज इट इज दिखा दिया, यहाँ पे वेट दिखा दिया, यहाँ से काटा हमने तो ये वेट दिखा दिया, यहाँ पे पिन जॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे दो फोर्सेस दिखा दी, यहाँ रोलर है तो यहाँ पे एक दिखा दी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, एफबीडी समझ में आया कि नहीं। क्या लिखा है, सर्टेन बॉडीज और पार्ट्स इन मैकेनिकल सिस्टम्स आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वी कैन ऑलवेज मेक देयर कंबाइंड एफबीडी। फॉर एग्जांपल कंसीडर द केसेस 1 and 4 अबव। तो ये मेरा केस 4 है जहाँ पे कंबाइंड एफबीडी बना है, और केस 1 क्या है, ये वाला केस 1 है, यहाँ पे कंबाइंड एफबीडी बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो कुछ और देखेंगे लॉज ऑफ मोशन से, मतलब कैसे कंबाइंड एफबीडी सेक्शनल एफबीडी से कैसे हम प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।